नमस्कार दोस्तों, हम लोग बीपीएससी के क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर इसी तरह रेडी सेट बीपीएससी के पाने के लिए। ये जूनियर और ये टीजीटी का रेडी सेट है, पर यहाँ पर जूनियर में भी काम आ सकता है और टीजीटी पीजीटी दोनों में काम आ सकता है और ऊपी टीजीटी पीजीटी में भी काम आ सकता है। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये बिहार शिक्षक बहाली माध्यमिक हिंदी का पेपर है। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब नए आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कह रहा है ना, यहाँ से हम लोग देख रहे हैं भाग 3 का अध्ययन करेंगे। कह रहा है कि यहाँ से देखिए, राजस्थानी भाषा का उदय अपभ्रंश के किस क्षेत्र रूप से हुआ है। तो राजस्थानी भाषा का उदय अपभ्रंश के किस क्षेत्र से हुआ, तो ये शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ। किससे हुआ है, तो ऑप्शन नंबर इसका भी हो जाएगा शोरसेनी अपभ्रंश से। एक दो क्वेश्चन बस नहीं दिखाई देगा, नहीं तो सभी लोग क्वेश्चन दिखाई देगा। दूसरा का नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य भाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो राज्य भाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष ये जीवी खेर थे। उसके बाद से कह रहा है 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है। ये ब्रज भाषा बोली जाती है, बांगरू भी बोली जाती है, कनौजी जी भी बोली जाती है। इनमें से कोई नहीं होगा। इनमें से क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ब्रज भाषा भी पश्चिम बोला जाता है, बंगरू भी बोला, कनौजी भी ये पश्चिमी भाषा में बोला जाता है। तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र खड़ी बोली का नहीं है। कौन सा क्षेत्र खड़ी बोली का नहीं है, बताइए कौन सा क्षेत्र खड़ी बोली का नहीं है, हमें ये बताना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये जो बरेली है ना, ये खड़ी बोली का क्षेत्र नहीं हो जाएगा। ये खड़ी बोली का क्षेत्र नहीं है बरेली, जबकि सहारनपुर और मुरादाबाद में ये खड़ी बोली मेरठ, रामपुर और मुरादाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरपुर, बिजनौर, बागपत और गाजियाबाद के आसपास में बोला जाता है। खड़ी बोली कहाँ बोला जाता है, तो खड़ी बोली मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, रामपुर और मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बागपत और गाजियाबाद में बोला जाता है। उसके बाद से कह रहा है कि निम्नांकित बोलियों को उनके क्षेत्र से सुमेलित करना है। कह रहा है कि अवधी कहाँ बोला जाता है, तो अवधी इलाहाबाद में बोला जाता है। अवधी कहाँ बोला जाता है, तो अवधी इलाहाबाद में बोला जाता है। यहाँ इसको मिलाएंगे हम लोग खुद को। अवधी क्या हो जाएगा, अवधी इलाहाबाद में बोला जाता है। ब्रज भाषा ये मथुरा में बोला जाता है, 36। और उसके बाद से जो छत्तीसगढ़ी है, छत्तीसगढ़ी ये बिलासपुर में बोला जाता है और बुंदेली झांसी में बोला जाता है। तो इसको ऑप्शन नंबर इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, इसको खुद को हम लोग मिला लेंगे। 1 का तिसारका और बी का 1, 1 का तिसारका और बी का 1, 1 का तिसारका और बी का 1। यहाँ से इसमें से कोई नहीं होगा। और उसके बाद से कह रहा है कि हिंदी भाषा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ये ई हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी भाषा के विकास के लिए विशेष निर्देश भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो कह रहा है कि हिंदी भाषा के विकास के लिए विशेष निर्देश भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो ये किस में है हमें ये बताना है। तो ये अनुच्छेद 51 में है, 351 में है। कह रहा है कि 7 नंबर क्वेश्चन देखें। कह रहा है कि अब तक की जानकारियों के अनुसार हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किस विद्वान का है। अब तक की जानकारियों के अनुसार हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास
वो किस विद्वान का है? चार्ज ग्रियर्सन का, शिव सिंह का, रामचंद्र शुक्ल का। कह रहा है कि अब तक जानकारियों के अनुसार हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किस विद्वान का है? हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का। ये रामचंद्र क्या हो जाएंगे? ये रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे। सॉरी शिव सिंह शंकर हो जाएंगे। ये शिव सिंह शंकर हो जाएंगे। अब तक का जानकारियों के अनुसार हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास शिव सिंह शंकर किया था। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि चित्र वृत्ति की परंपराओं को परखते हुए साहित्य परंपराओं के साथ सामंजस्य दिखाना इस साहित्य का इतिहास कहलाता है। यह विचार किसका है? तो यह विचार यह रामचंद्र शुक्ल का है। ये विचार रामचंद्र शुक्ल का है। उसके बाद से कह रहा है कि मिश्र बंधुओं द्वारा लिखित हिंदी नवरत्न में इनमें से किस कवि को स्थान नहीं मिला है? इनमें से किस कवि को मिश्र बंधुओं में स्थान नहीं मिला है? तो इनको जो जायसी है ना, जायसी को स्थान नहीं मिला है। ये जायसी को स्थान नहीं मिला है। मिश्र बंधुओं द्वारा लिखित हिंदी नवरत्न में इनमें से किस विद्वान को स्थान नहीं मिला है? तो जायसी को नहीं मिला है। यह तुलसीदास और सूरदास को मिला है। उसके बाद से हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि पंडित विश्वनाथ प्रताप मिश्र के उत्तर मध्यकाल को किस नाम से अभिहित किया गया है? पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के उत्तर मध्यकाल को किस नाम से अभिहित किया गया है? श्रृंगार काल, रीतिकाल और काला काल। तो ये किससे अभिहित किया गया है बताइए? ये 10 का क्या हो जाएगा? 10 का ये हो जाएगा श्रृंगार काल। कह रहा है कि पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने उत्तर मध्य काल को किस नाम से अभिहित किया है? श्रृंगार काल से अभिहित किया है। उसके बाद से कह रहा है कि भारतीय पत्रकारिता का पितामह किसे कहा जाता है? तो भारतीय पत्रकारिता का पितामह किसे कहा जाता है ये बताना है। जेम्स सिकी को, गणेश शंकर विद्यार्थी को, मदन मोहन मालवीय को, इनमें से एक से अधिक का, इनमें से कोई नहीं। तो जेम्स अगस्ट हिकी को भारतीय पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। भारतीय पत्रकारिता का पितामह कहा जाता है। उसके बाद से तात्पर्य यह है कि छायावाद जिस आकांक्षा का परिणाम था उसका लक्ष्य केवल अभिव्यंजना की रोचक प्रणाली का विकास था। तो छायावाद के संबंध में यह विचार किस विद्वान का है? छायावाद के संबंध में यह किस विद्वान का है? तो रामचंद्र शुक्ल का। ये रामचंद्र शुक्ल का हो जाएगा। तात्पर्य यह है कि छायावाद जिस आकांक्षाओं का परिणाम था उसका लक्ष्य केवल अभिव्यंजना की रोचक प्रणाली का पितामह था। छायावाद के संबंध में यह विचार किस विद्वान का है? तो रामचंद्र शुक्ल का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इनमें से किस जैन कवियों को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि पुष्पदंत को कहा जाता है। हाँ, इनमें से किस जैन कवियों को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? तो ये स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। तो जो स्वयंभू है ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ये स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। उसके बाद से कह रहा है कि निम्नांकित दार्शनिक मतों को उनके प्रवर्तक आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए। तो 14 को हमें बताना है। यहाँ पर हमें 14 नंबर को सुमेलित करना है। ये किधर गया यार? यहाँ इसको सुमेलित करना है। यहाँ पर कह रहा है कि विशिष्टावाद किससे संबंधित है? तो ये विशिष्टावाद ये रामानुजाचार्य से संबंधित है। जो विशिष्टावाद है ना, ये रामानुजाचार्य से संबंधित है। और सुधावाद ये वल्लभाचार्य से संबंधित है। और सुधावाद ये वल्लभाचार्य से संबंधित है। उसके बाद से कह रहा है कि अद्वैतवाद जो हो जाना ये शंकराचार्य से संबंधित है। और यहाँ पर द्वैताद्वैतवाद दिया गया है तो ये निम्बकाचार्य से संबंधित है। और ऑप्शन नंबर इसको मिला लेंगे कौन सा सही हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग ये कौन सा सही होगा? तो इसका कुट ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा।
उसके बाद से यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ये कह रहा है कि यहाँ पर थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए सॉरी। जबकि प्रगतिशील किसी भी वाद विशेष को या गणपति चंद्र से संबंधित हो जाएंगे। यहाँ पर कह रहा है कि प्रदवाद के अंतर्गत इनमें से किस रचना का नाम सम्मिलित नहीं है, तो इनमें से किस रचना का सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ये भी, ऑप्शन नंबर बी नंद किशोर आचार्य इसमें सम्मिलित नहीं है। उसके बाद से कह रहा है कि शमशेर मुझ के कवि हैं और किसी विभाजन के नहीं, तो ये कवि, ये क्या हो जाएगा, मत्स्य, ये मत्स्यन हो जाएंगे शमशेर। उसके बाद से इनमें से कौन छायावादी कवि अपने रचनाओं के अंतिम दौर के प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित नहीं थे, तो अरविंद दर्शन से कौन प्रभावित नहीं थे? 18 सुमित्रानंद पंत जी की रचनाओं का अंतिम चरण अरविंद दर्शन का नव मानवतावाद प्रभावित। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, ये सुमित्रानंद पंत हो जाएंगे। थोड़ा इधर क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा है, एक मिनट। कह रहा है कि भूमि कहता नखरत कवि मकल श्रृंगार यह विचार रीतिकाल के किस आचार्य का है, तो इधर देखेंगे हम लोग यहाँ से, यह विचार 19 का, इनमें से कोई किसी का नहीं है, यह विचार इनमें से किसी का नहीं है। 20 नंबर क्वेश्चन से अच्छा तरह से दिखाई देगा। कह रहा है कि इन आचार्यों में से अलंकारवादी आचार्य कौन है, इन आचार्यों में से अलंकारवादी आचार्य कौन सा है? ये केशवदास जो है ना, ये अलंकारी आचार्य माने जाते हैं, केशवदास अलंकारी आचार्य माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर ये जो दिया गया है, इसको हमें क्या करना है, थोड़ा पढ़िए इसको क्या कर रहा है। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नांकित कथनों स्थान ए और स्थान तर्क बी पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों को विकल्प का चयन कीजिए। और कह रहा है ना, तो पाश्चात्य समीक्षक शास्त्र ने परीक्षित होने के बाद हिंदी आलोचना का स्वरूप बदलता है। अब कृति के मूल प्रवृत्ति एवं शाश्वत तत्वों का विवेचन होने लगता है। संस्कृत पद्धति पर आधारित आलोचना में केवल शास्त्रीय पक्ष को महत्व मिलता है। अतः कृति के समस्त गुण दोषों का उद्घाटन नहीं हो सकता है, तो नहीं हो सकता है, इनमें से कौन सा नहीं हो सकता है, यही हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ही हो जाएगा, और दो बी दोनों सही है। एक बार पढ़िए, कह रहे हैं ना, देखिए और पढ़ रहे हैं, पाश्चात्य समीक्षा शास्त्र से परिचित होने के बाद हिंदी आलोचना का स्वरूप बदलता है और अब कृति की मूल प्रवृत्तियों एवं शाश्वत तत्वों का विवेचन होने लगता है। उसके बाद से कह रहा है कि बी नंबर कह रहा है संस्कृत पद्धति पर आधारित आलोचना में केवल शास्त्रीय पक्ष को महत्व मिलता है, अतः कृति के समस्त गुण दोषों का उद्घाटन नहीं हो सकता है। उसके बाद से कह रहा है 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है? जैनेन्द्र यशपाल और इलाचंद्र जोशी। ये यशपाल जो हो जाएंगे ना, यशपाल ये मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है यशपाल। और जैनेन्द्र इलाचंद्र जोशी। प्रेमचंद्र के किस उपन्यास में विधवा समस्या है? तो प्रेमचंद्र के किस उपन्यास में विधवा समस्या है? तो ये गोदान में है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 23 नंबर पर दिए गए विवरण में किसी भी उपन्यास में विधवा समस्या को उल्लेख नहीं किया। न गबन में दिया गया है, न गोदान में दिया गया है, न रंगभूमि में दिया गया है। इसमें किसी में भी प्रेमचंद्र के उपन्यास में विधवा की समस्या नहीं दिया गया। ऑप्शन नंबर इसका ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। एक मिनट,
इसमें किसी में भी नहीं दिया गया। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, ओहो सॉरी सॉरी, इसमें किसी में भी नहीं दिया गया, इसमें किसी में भी नहीं होगा। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में तलाक और पुनर्विवाह की समस्या है? तो तलाक और पुनर्विवाह की समस्या इनमें से किस में है, ये हमें बताना है। ये ध्रुव स्वामिनी में है। किस में है? तो ध्रुव स्वामिनी में है। जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में तलाक और पुनर्विवाह की समस्या है? तो ध्रुव स्वामिनी में है। उसके बाद से आगे नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है ना, यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटक है। कह रहा है कि आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटक, यह कथन किससे संबंधित है? यह घटक किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर रामचंद्र शुक्ल से। तो आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटक है, ये किस में संबंधित है? तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर, ये रामचंद्र शुक्ल से संबंधित हो जाएगा। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटक रामचंद्र शुक्ल से। कालिदास के शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया था? तो कालिदास के शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया था? तो ये बताइए। ये राजा लक्ष्मण सिंह किए थे, उनके 2-3 रचना के किए थे वो। कालिदास, रघुवंशम, ये ऐसे एक और रचना था। कह रहा है मोहन राकेश के किस नाटक में टूटते पारिवारिक मूल्यों का चित्रण है? तो ये किस में है? तो ऑप्शन नंबर इसमें से कोई, लहर के राजहंस में, आषाढ़ के एक दिन में, कि पैर तले की जमीन में, इनमें से किसी में भी नहीं है। इनमें से किसी में भी नहीं, ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि कौमुदी महोत्सव एकांकी किस सम्राट के काल को परिचित करता है? ये किस सम्राट के काल को परिचित करता है? तो ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त के काल को ये क्या करता है? चंद्रगुप्त के काल को वर्णित करता है कौमुदी महोत्सव। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन प्रगतिवादी परंपराओं का कहानीकार नहीं है? इलाचंद्र जोशी, यशपाल, राघव। तो ये कौन हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे, ये प्रगतिवादी मनोवैज्ञानिक थे। ये इलाचंद्र जोशी प्रगतिवादी नहीं थे। यशपाल और राघव ये प्रगतिवादी परंपराओं कहानीकार थे, पर इलाचंद्र नहीं थे। जिंदगी और गुलाब के फूल प्रसिद्ध कहानी संकलन किसका है? तो जिंदगी और गुलाब के फूल किसका है? तो जिंदगी और गुलाब ये उषा प्रियमवदा का है। जो ये है ना, ये उषा प्रियमवदा की है। ये किसका है? कि ये हम लोग जानते हैं कि ये उषा प्रियमवदा का है। उषा प्रियमवदा का है। और तो ये हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 30 का। और यहाँ पर देखिए, ये 31 नंबर को, जो पंडित प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में खड़ी बोली क्रियाओं को जो अंग्रेजी में एडिशन और स्टिल किया, यह विचार किसका है? तो ये विचार हमें बताना है, ये विचार किसका है? ये विचार किसका है ये बताना है हमें 21 नंबर क्वेश्चन का। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल कह रहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट की तुलना एडिशन और स्टील से की है। तो इसका विचार किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये विचार है। उसके बाद से कह रहा है कि निर्वेधिकता का सिद्धांत किसका है? तो ये किसका सिद्धांत है? तो ये किसका सिद्धांत है ये बताना है। ये इलियट का है। ये निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत ये किसका है? तो निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत ये इलियट का है। निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत इलियट का है। उसके बाद से कह रहा है कि साहित्य का उद्देश्य
विरेचन किसने माना है? तो ये किसने माना जाता है? तो किसने माना जाता है? तो ये अरस्तु से माना जाता है। साहित्य का उद्देश्य विरेचन सिद्धांत किससे माना जाता है? तो अरस्तु से माना जाता है। उसके बाद से भरत मुनि के रस सूत्र की अनुमतिवाद पर आश्रित व्याख्या किस आचार्य की है? ये किस आचार्य की है हमें ये बताना है। तो ये इनमें से कोई नहीं है। भट्टलोलक, अभिनव गुप्त या भट्टनायक, इनमें से किसी का भी नहीं है अनुमतिवाद। यहाँ पर 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भरत के रसूत्र की व्याख्या आचार्य शंकु ने की है। ये आचार्य शंकु ने की है। उसके बाद से 35 नंबर क्वेश्चन देखिए। 35 कह रहा है कि संस्कृत के किस आचार्य ने विशेषो गुणात्मक सूत्र के आधार पर रीति और गुण में अभेद माना जाता है? रीति, संस्कृत के किस आचार्य ने विशेषो गुणात्मक सूत्र के आधार पर रीति और गुण में अभेद माना जाता है? तो रीति और गुण में अभेद किस में माना जाता है? तो ये किस में माना जाता है हमें ये बताना है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये ई हो जाएगा। उसके बाद से आगे चलें। कह रहा है डॉक्टर नमोर सिंह को उनकी किस आलोचना कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? डॉक्टर नमोर सिंह को उनकी किस आलोचना कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो किस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? हमें 36 का सी हो जाएगा। ये कविता के नए प्रतिमान पर नमोर सिंह को आलोचना कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ये कविता के नए प्रतिमान पर। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसको मिलाना है हम लोग, कुट 1 को कुट 2 से मिलाना है। भरत मुनि किससे संबंधित है? तो भरत मुनि बताइए। ये भरत मुनि ये रस संप्रदाय से संबंधित है। भरत मुनि ये रस संप्रदाय से संबंधित है। और अनंत वर्धन ये वक्रोक्ति ध्वनि से संबंधित हो जाएंगे। और उसके बाद से कुंतन वक्रोक्ति से संबंधित हो जाएंगे। और वामन रीति काल से संबंधित हो जाएंगे। रीति संप्रदाय से संबंधित हो जाएंगे। और उसके बाद से हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे। इधर कह रहा है कि क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को वक्रोक्ति सिद्धांत का विलयमती संस्करण किसने कहा? कह रहा है कि क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को वक्रोक्ति सिद्धांत का विलयमती संस्मरण किसने कहा? तो ये 38 का अभिव्यंजनावाद का उल्लेख सबसे पहले आचार्य शुक्ल ने किया है। आचार्य शुक्ल के अनुसार क्रोचे का व्यंजनावाद भारतीय वक्रोक्ति का विलायती कहा जाता है। तो ये आचार्य शुक्ल का कथन है। ये किसका कथन है? तो आचार्य रामचंद्र ये शुक्ल का कथन ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि स्त्री विमर्श पर आधारित तब्दीला निगाहें किस लेखक की कृति है? तो स्त्री विमर्श पर आधारित तब्दीला निगाहें किस लेखक की कृति है? बताइए। स्त्री विमर्श पर आधारित तब्दीला निगाहें किस लेखक की कृति है? मैत्रेयी पुष्पा की है। ये मैत्रेयी पुष्पा की ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। मैत्रेयी पुष्पा की है। मैत्रेयी पुष्पा की है। उसके बाद से कह रहा है दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक कृति के लेखक कौन है? तो दलित कह रहे हैं ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक कृति के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। और आदिवासी विमर्श पर आधारित आदिवासियों का संसार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आदिवासी विमर्श पर आधारित आदिवासियों का संसार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आदिवासी विमर्श पर आधारित आदिवासियों का संसार नामक पुस्तक के लेखक। तो 41 का क्या हो जाएगा? 41 का क्वेश्चन क्या हो जाएगा? तो ये श्री शरण सिंह है। ये जो आदिवासी विमर्श पर आधारित है श्री शरण सिंह है। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक श्री
शरण, श्री शरण है तो इसके लेखक, हाँ श्री शरद है, शरद सिंह है, श्री शरद सिंह है। ये किसका है कि ये श्री शरद सिंह है। ऑप्शन नंबर, तो इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। आदिवासी विमर्श पर आधारित आदिवासियों का संसार। उसके बाद से कह रहा है कि संदेश यहाँ में नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। उपयुक्त पंक्ति के रचयिता कौन है? संदेश यहाँ में नहीं स्वर्ग को लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। उपयुक्त पंक्ति किससे संबंधित है? ये उपयुक्त पंक्ति हमें बताना है कि किससे संबंधित है। ये मैथिली शरण गुप्त से संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? तो ये मैथिली शरण गुप्त से संबंधित है। एक मिनट, उपयुक्त पंक्ति किससे संबंधित है? तो उपयुक्त पंक्ति जो है ना, ये मैथिली शरण गुप्त से संबंधित है। तो मैथिली शरण गुप्त इसमें क्या है? इसमें नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हम लोग ई पर जाएंगे। ऑप्शन नंबर किस पर जाएंगे? ई पर जाएंगे। उसके बाद से रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो ये उर्वशी को मिला। किसको मिला था? तो उर्वशी को मिला। इधर है। ऑप्शन नंबर इसके क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके अंदर 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रासो ग्रंथ छंद का अजायब घर कहा जाता है? तो छंद का अजायब घर कौन सा किसको कहा जाता है? छंद का अजायब घर, यो पृथ्वी राज्य रासो को छंद का अजायब घर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, पृथ्वी राज्य रसों को कहा जाता है। उसके बाद से कह रहा है कि कबीर उलटवासियों के विशेषज्ञ माने जाते हैं। इससे पहले उलटवासी किस साहित्य में प्राप्त होती है? तो कह रहा है कि कबीर उलटवासियों के विशेषज्ञ माने जाते हैं। इन्हें में पहले उलटवासी की किस साहित्य में प्राप्त होता है, ये हमें बताना है। तो 45 का क्या हो जाएगा? तो 45 का हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, सिद्ध साहित्य। ये सिद्ध साहित्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये सिद्ध साहित्य। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो कह रहा है कबीर उलटवासियों के विशेषज्ञ माने जाते हैं। इनमें से पहले उलटवासियों किस साहित्य में प्राप्त होती है? तो सिद्ध साहित्य में। उसके बाद से कह रहा है कि मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी थी? तो राष्ट्र कवि की उपाधि ये किसने दिया था मैथिली शरण गुप्त को? तो बताइए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये महात्मा गांधी मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि के उपाधि दिए थे। ये महात्मा गांधी दिए थे। उसके बाद से कह रहा है कि निम्नलिखित कृतियों को, यहाँ पर एक तरफ कृति दिया गया है, उनके रचनाकार दिए गए हैं, उसको हमें मिलाना है। तो हमें मिलाना है और बताना है कि ये कौन सा किसका होगा। तो हम जानते हैं कि अकाल और उसके बाद ये किसका है? अकाल और उसके बाद ये नागार्जुन की कृति है। ये नागार्जुन की कृति है, अकाल और उसके बाद। और कलगी बाजरे किससे संबंधित है? तो ये अगे से संबंधित है। ये कौन सा अगे हो जाएंगे? और गीत फरोश किससे संबंधित हो जाता है? भवानी प्रसाद मिश्र से। अब मुक्तिबोध ये ब्रह्म राक्षस मुक्तिबोध संबंधित हो जाएंगे। तो ये मिला लेंगे। ऑप्शन नंबर इसका भी हो जाएगा। पहला का क्या था? पहला का ये हम लोग ऑप्शन नंबर ये भी हो जाएगा। पहला का चौथा जा रहा था। उसके बाद से कह रहा है कि एक आदमी रोटी बेलता है। जो एक आदमी है ना, वो रोटी बेलता है। एक आदमी रोटी खाता है और एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है और न खाता है। उपयुक्त धूमिल की किस पंक्ति से संबंधित है?
यह रोटी और संसद से ली गई है। ये जो है ना, उनकी एक कृति है रोटी, रोटी और संसद, संसद, रोटी और संसद से ली गई है, ठीक है ना, तो उससे ये लिया गया है। ये दिखाई नहीं दे रहा है कि थोड़ा, यहाँ रोटी और संसद से इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। पचास नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि चंद्रगुप्त नाटक के दृश्यों की कुल संख्या कितनी है? तो बताइए, 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रगुप्त नाटक के दृश्यों की संख्या क्या है? तो इनमें से कह रहा है कि 44 है। ये दृश्यों की कुल संख्या कितना है? चंद्रगुप्त नाटक के दृश्यों की संख्या ये 44 है। एक और पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? 49 नंबर, एक और जिंदगी के कहानी, एक और जिंदगी के कहानी मोहन रखे से, एक और जिंदगी कहानी। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि लेखक और जीवनी, शेखर एक जीवनी उपन्यास के नायक के चरित्र की प्रमुख विशेषता है। ऑप्शन नंबर, इसमें विनम्रता भावतु उदारता कुछ नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ये ई हो जाएगा। कह रहा है कि महामाया हिंदी के महान साहित्यकार हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रसिद्ध उपन्यास बाण भट्ट की आत्मकथा है। ये बाण भट्ट की क्या है? बाण भट्ट की आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। महामाया व हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास की पात्र है? तो बाण भट्ट की आत्मकथा का ये पात्र है। और आगे क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि क्या कह रहा है? गेगरिन कहानी के लेखक कौन है? तो गेगरिन कहानी के लेखक कौन है, मैं ये बताना है। तो गेगरिन कहानी के लेखक ये औगे हैं। गेगरिन कहानी के लेखक ये औगे हैं। उसके बाद से कह रहा है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि बहुत कम कहानी लिखकर भी सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त कहानी इनमें से कौन है? तो ये सर्वाधिक चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ये कौन हो जाएंगे? मतलब बहुत कहानी कम लेकर बहुत अधिक प्रसिद्धि पाने वाले व्यक्तियों में से एक जाने चाहते हैं चंद्र शर्मा गुलेरी। और उसके बाद से कह रहा है कि प्रजातंत्र और लोकतंत्र के नाम पर हमारे चारों ओर फैलने और फूलने वाले राजनीतिक संस्कृति के प्रतिनिधित्व पात्र वैध है जी किस उपन्यास की सृष्टि है? तो किस उपन्यास की सृष्टि है? तो उसके बाद से ये प्रजातंत्र और लोकतंत्र पर हमारे चारों ओर फलने फूलने वाली राजनीतिक संस्कृति के प्रति किस उपन्यास की दृष्टि है? तो ये हमें बताना है। 55 नंबर, तो ये किसका है? तो ऑप्शन नंबर इसमें से किसी का नहीं है। अमृतलाल, मासूम राजा, शिव प्रसाद सिंह, इनमें से किसी का नहीं है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उसके बाद से अमृतलाल नागर का कौन सा उपन्यास महाकवि कालिदास पर आधारित है? तो अमृतलाल का कौन सा उपन्यास कालिदास पर आधारित है, हमें ये बताना है। बताइए। तो खंजन नयन है जो है ना उपन्यास अमृतलाल नागर के है, तो वो तुलसीदास के पर आधारित है। उसके बाद से कह रहा है कि जिसे संसार दुख कहता है वही कवि के लिए सुख है, और धन और ऐश्वर्य, रूप और बल, विद्या और बुद्धि, ये विभूति चाहे संसार को कितना भी मोहित कर ले, कवि के लिए यहाँ जरा भी आकर्षण नहीं। ये कथन गोदान के किस पात्र से संबंधित है? कि गोदान के ये 57, यह कथन गोदान के एक प्रमुख पात्र है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये मेहता से संबंधित है।
उसके बाद से कह रहा है कि देवसेना जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है। देवसेना जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है। देवसेना जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र हमें ये बताना है। 58 क्वेश्चन। देवसेना जयशंकर प्रसाद के स्कंदगुप्त का पात्र है। ये किसका पात्र है। तो स्कंदगुप्त का पात्र है। उसके बाद से कह रहा है कि लघु मानव की महानता को किसने प्रतिपादित किया। लघु मानव की महानता को किसने प्रतिपादित किया। लघु मानव की महानता को विजय देव नारायण ने प्रतिपादित किया। विजय देव नारायण ने प्रतिपादित किया लघु मानव की महत्ता को। और उसके बाद से कह रहा है कि इनमें से किस लेखक के निबंध ललित निबंध विधा के प्रस्थान बिंदु है। तो ललित निबंध विधा के प्रस्थान बिंदु है कौन। इनमें से किस लेखक के निबंध ललित निबंध विधा के प्रस्थान बिंदु है। तो 60 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद से ये गलत हो जाएगा यहाँ पर। इधर आएंगे। यहाँ पर देखिए ये क्या दिए गए हैं। ये यहाँ पर कह रहा है कि राष्ट्र के विकास के लिए भाव एक भावपूर्ण तत्व है। भाषा ही एक स्वरमंद है जिनके द्वारा मनुष्य और मानव समुदाय अपने भावों को के सामने प्रकट करते हैं। जिस प्रकार पकड़ वेदी समुद्र तथा मनुष्य आपस में मिलते जुलते और पैदल चलते हैं, वैसे ही भाषा की विभिन्नता मनुष्य और पारंपरिक संबंध स्थापित करने में बाध होती है। मनुष्य के विभिन्न समुदायों के अपने अपने विचारों और अपने अपने भावनाओं होती है जिनकी अभिव्यक्ति भाषा द्वारा होती है। और युगीन साहित्य की अभिव्यक्ति का साधन भी माना जाता है। भाषा एक ऐसा साधन है जिन मनुष्य को दूसरे के समीप तथा अपने उनसे घनिष्ठ स्थापित हो सकता है। यही कारण है कि एक भाषा बोलने वाले लोग परस्पर सहानुभूति रखते हैं और राष्ट्रीयता की भावना के लिए भाषा तंतुबंध आवश्यक होते हैं। उपयुक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या है। उपयुक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या है। उपयुक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या है, हमें ये बताना है। तो कह रहा है ना कि उपयुक्त गद्यांश को उपयुक्त भाषा और महत्व है। भाषा और महत्व है। क्या है उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक भाषा और महत्व है। उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे। अभिव्यक्ति शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा। कह रहा है कि अभिव्यक्ति शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा। तो और प्रकट करना। अभिव्यक्ति शब्द का अर्थ क्या होता है, ये प्रकट करना होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद प्रकट का विलोम क्या हो जाएगा। प्रकट मतलब दिखाई देना और विलोम मतलब क्या हो जाएगा उसका। प्रकट का विलोम लुप्त होता है। प्रकट मतलब दिखाई देता है, लुप्त मतलब नहीं दिखाई देना, यही न होगा। उसके बाद नदी का प्रवाची शब्द नहीं है। तो नदी का प्रवाची शब्द कौन सा नहीं है। नदी का प्रवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो इल्ला ये नदी का प्रवाची शब्द नहीं है। ये किसका है, ये पृथ्वी का है। तरणी और तटनी। सरिता तरंगिणी और तटनी इला का प्रवाची शब्द नहीं है। उसके बाद से कह रहा है गद्यांश काल से किससे संबंधित है। तो गद्यांश काल से किससे संबंधित हमें ये बताना है। तो कह रहा है गद्यांश काल से भाषा की समानता और मनुष्य की निकटता से संबंधित है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि गुणवाचक विशेषण नहीं है। तो छाछड़ का क्या हो जाएगा, छाछड़ का भी चौगुना ये गुणवाचक विशेषण नहीं है। और उसके बाद से चौगुना गुणवाचक ये
यहाँ पर कह रहा है ना, ये 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इधर देखिए, इधर है, कह रहा है कि आद्यकालीन पृथ्वी राज्य रचना किसकी रचना है? तो ये चंद बरदाई की है। किसकी रचना है? ये चंद बरदाई की है। उसके बाद से कह रहे हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल का आद्यकाल नामकरण किसने किया था? हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल का आद्यकाल नामकरण 73, ये किसने किया था हमें ये बताना है। तो ये सी हो जाएगा। सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल का आद्यकाल नामकरण हजारी प्रसाद द्विवेदी। और यहाँ पर कह रहा है कि भक्ति काल की समय सीमा बताना है। यहाँ पर भक्ति काल की समय सीमा क्या हो जाएगा? तो 1375 से 1700, ये भक्ति काल का समय सीमा है। यहाँ पोथी पढ़ी पढ़ी जब गया तो ना भय पंडित, ये किसका है? तो कबीर दास का है। एक मिनट, ये कबीर दास का है। 67 नंबर क्वेश्चन जो कह रहे एक आंख से देखना। एक आंख से देखना का मतलब क्या हो जाएगा? मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। एक आंख से देखने का अर्थ होता है, मुहावरे का अर्थ बराबर मानना। बराबर मानना, बराबर मानना एक आंख से देखने का अर्थ होगा बराबर मानना। उसके बाद तो कह रहा है इस शब्द में दीर्घ स्वर संधि है। दीर्घ स्वर संधि है। महाधन आज से महोत्सव तीसरी में तो कह रहा है कि किसमें दीर्घ संधि है, हमें ये बताना है। तो महोत्सव में दीर्घ स्वर संधि है। महाधन उत्सव, ये महोत्सव में क्या हो जाएगा? महोत्सव में ये दीर्घ संधि है। ये दीर्घ संधि है। तो कह रहा है ना कि दीर्घ संधि किसमें नहीं है? तो महोत्सव में दीर्घ संधि नहीं है। देखिए इसको तोड़ेंगे तो महा प्लस क्या हो जाएगा? तो 100, महा प्लस उत्सव हो जाएगा। तो महाधन उत्सव या क्या हो जाएगा? इसमें गुण संधि हो जाएगा। और दीर्घ संधि पूछा है कि दीर्घ संधि इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें गुण संधि हो जाएगा। तो ऑप्शन और इसमें नहीं है। कह रहा है कि मैंने रमेश को मारा था। वाक्य में भूतकाल का कौन सा भेद है? मारा था एकदम पूर्ण वाक्य है, पूरा हो चुका है। मैंने मारा था, ये पूर्ण भूतकाल है। ये क्या हो जाएगा? ये पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है ना कि मनोज पुस्तक पढ़ रहा है। 70 नंबर क्वेश्चन, मनोज पुस्तक पढ़ रहा है। मनोज पुस्तक पढ़ रहा है, क्या है? तो मनोज पुस्तक पढ़ रहा है, भाववाच्य तो नहीं होगा। भाववाच्य नहीं होगा, बताइए क्या होगा? मनोज कौन पुस्तक पढ़ रहा है? तो मनोज पढ़ रहा है। तो कर्ता यहाँ पर कार्य कर रहा है। यहाँ पर कर्ता क्या कर रहा है? कर्ता कार्य कर रहा है। ये नहीं कि मनोज के द्वारा पुस्तक पढ़ा नहीं जा रहा। मनोज के द्वारा पुस्तक नहीं पढ़ा जा रहा है, मनोज पुस्तक पढ़ता है। तो यहाँ कर्ता के द्वारा कार्य किया जा रहा है। तो कर्तृवाच्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो उसके बाद से द्वंद्व समास का उदाहरण क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तो ये भूसा और प्यास, भूसा और प्यास ये द्वंद्व शब्द का उदाहरण हो जाएगा। भूसा यहाँ पर है ना, ये भूसा और प्यास ये द्वंद्व शब्द का उदाहरण हो जाएगा। उसके बाद से आगे देखेंगे, इधर कह रहा है ना कि शुद्ध वर्तनी बताइए। शुद्ध वर्तनी हमें बताना है। शुद्ध वर्तनी कौन सा होगा? शुद्ध वर्तनी कौन सा होगा? साम्राज्य, श्रप और पैतृक। 72 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? शुद्ध शब्द हमें बताना है। तो ये पैतृक, पैतृक शुद्ध शब्द है। पैतृक जो है ना, ये शुद्ध शब्द है। उसके बाद से कह रहा है कि चट्टमंगनी, चट्टमंगनी पटबिया लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? तत्काल कार्य करना। ये चट्टमंगनी पटबिया का मतलब क्या होगा, बताइए? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 73 का सी हो जाएगा। तत्काल ये कार्य करना। चट्टमंगनी या चट्ट बिया तत्काल कार्य कर करिए। और उसके बाद से आगे चलेंगे। अनल, अनल अनिल श्रुति सम
विनार्थक शब्द के अर्थ बताइए। अनल, अनिल, श्रुति सम विनार्थक शब्द के अर्थ बताइए। तो विनार्थक शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? विनार्थक शब्द का अर्थ क्या होगा हमें ये बताना है। अनल का अर्थ क्या होता है? अनल, अनल, अनल मतलब ये होता है, अनल का अर्थ ये हो जाएगा इसका आग। अनल का अर्थ क्या हो जाएगा? अनल का अर्थ आग हो जाएगा। ये अनल का अर्थ आग हो जाएगा। अनल का अर्थ आग हो जाएगा। अनिल वायु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि बाघ जाल का संग विच्छेद होगा। तो बाघ जाल का संग विच्छेद होगा तो ऑप्शन नंबर वाक धन जाल, ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये भी हो जाएगा। उसके बाद से आगे क्वेश्चन कह रहा है कि अप्रत्यय से युक्त शब्द नहीं है। तो मुँह से कुलीन, तो ये कौन सा अप्रत्यय नहीं है? तो हमें ये बताना है कि इनमें से ये सभी अप्रत्यय का प्रयोग किया गया है। 76 में ये कुलीन में अप्रत्यय नहीं है, अप्रत्यय कुलीन में नहीं है। यहाँ पर शुद्ध शब्द 77 नंबर क्वेश्चन को हमें शुद्ध शब्द बताना है। तो कह रहा है कि आज दिन सबसे अच्छा है, मैं प्रातः काल के समय घूमने जाता हूँ। और कह रहा है कि तुम्हें इतनी देर क्यों हुई? तो तुम्हें इतनी देर क्यों हुई? आज दिन सबसे अच्छा है, मैं प्रातः काल के समय घूमने जाता हूँ। तो 77 में बी नंबर में गलती है। मैं प्रातः काल के समय, मैं प्रातः काल के समय घूमने जाता हूँ। प्रातः काल के समय घूमने वाक्य अशुद्ध है। मैं प्रातः काल घूमने जाता हूँ, ये सही है। प्रातः काल में सुबह लगाने की क्या ज़रूरत है? इसीलिए गलती है। प्रातः काल में सुबह लगाने की क्या जरूरी है? इसीलिए गलती है। कह रहा है कि अस्पताल में मरीज की मृत्यु हो जाने के बाद जब डॉक्टर इलाज के लिए आया तो लोगों ने कहा, यहाँ पर रिक्त स्थानों को हमें पूर्ति करना है कि वारसा जब कृषि सुखानी, माने वारसा अब ओस के चाटे प्यासे नहीं बुझती और नखर खाने में टूटी की आवाज़। तो क्या हो जाएगा? ये वर्षा का जल कृषि सुखाने से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद से दिगु मास का प्रयोग किस संध में हुआ है? तो दीर्घु समास का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है बताइए। कह रहा है कि मोहन के घर के निकट चौराहा है, ये दीर्घु समास का प्रयोग हुआ है। मोहन के घर में के समास, तो ये उसमें हुआ। उसके बाद 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जिस वाक्य में परिणार्थक क्रिया का प्रयोग, किस वाक्य में परिणार्थक क्रिया का प्रयोग हुआ है? मेरे हाथ खुजलाते हैं और पिता पुत्र से पत्र लिखवाता है। तो इसमें परिणार्थक क्रिया का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके बाद से आगे हम प्रैक्टिस सेट देने वाले हैं। तो नए आए तो इस चैनल से बने रहने के लिए